नमस्कार, आप देख रहे हैं NBTV 24 न्यूज़। मैं अखिलेश द्विवेदी। हमारे साथ आज भाजपा प्रवक्ता अमित जी हैं। हम ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से जानेंगे कि भाजपा सरकार को लेकर महाराष्ट्र में बने घमासान को लेकर आप किस प्रकार देखते हैं। क्या एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है? देखिए, फिलहाल शिवसेना के अंदर ही एक आंतरिक कलह चल रही है और एक तरफ उद्धव जी हैं और एक तरफ शिंदे जी हैं। शिवसेना ने जिस प्रकार से बाला साहब का हिंदुत्व का विषय छोड़ करके ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर लिया जो बाला साहब कभी नहीं चाहते थे, उसको लेकर के उनकी पार्टी में फूट है। और फिलहाल जब इनका विषय सुलझ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक तरीके से अगर बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाता है तो पार्टी इस पर ज़रूर विचार करेगी। क्या मानते हैं कि भाजपा में एक बार कांग्रेस भी आरोप इस चीज़ को लगाती है लगातार कि पहले कर्नाटक में जो नाटक शुरू हुआ, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ, अब इसके बाद महाराष्ट्र में ये चल रहा है। देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र में तो कांग्रेस से संबंधित विषय नहीं है, शिवसेना से संबंधित है। और कांग्रेस पार्टी भी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। गांधी जी ने कह दिया था इसे ख़त्म कर दो, इन लोगों ने ख़त्म किया नहीं और लोग अब इसको ख़त्म करने का जिम्मा ले चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी, कपिल सिब्बल ने छोड़ी, पंजाब से जाखड़ जी ने छोड़ी। तो बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं अपनी ही पार्टी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है। तो ये पार्टियों की जो अंदरूनी घमासान है उसका भाजपा से लेना देना नहीं है। भाजपा की अपनी विचारधारा फिक्स है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो इस विचारधारा में जो भी काम करना चाहता है और इस विचारधारा पर चलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। एक बार आप लोग की फिर राष्ट्रपति बन रही है, पूरे देश की राष्ट्रपति बन रही है। क्या मानते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए अगर देखा जाए तो राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी बनाया जा सकता था, क्योंकि नॉलेज उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं। क्या मानते हैं कि वो कांग्रेस की विधायिका रह चुकी, इस कारण उनको इस प्रकार का जवाबदारी नहीं दिया गया कि और कुछ है? नहीं, ऐसा होता तो फिर राज्यपाल भी एक महत्वपूर्ण पद होता है। और कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी 3-4 नामों की, जो 2 नाम आपने लिए, उसके बाद भी और भी कुछ नाम थे। आदरणीय वेंकैया नायडू जी का भी नाम था, बट जो कमेटी इसको तय कर रही थी उन्होंने किसी एक को ही चुनना था। तो बाकी सब लोग भी जिम्मेदारियों पर हैं। और अच्छा है कि एक आदिवासी महिला जो हमेशा आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही और अपने जीवन में संघर्ष से बड़ा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, जो देश के काम आएगा, और वो एक बहुत ही बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। अभी देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी की ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। क्या मानते हैं अभी पूरा भाजपा के, पूरा कांग्रेस के नेतागण सब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि भाजपा का ये कारनामा है। देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राहुल गांधी या गांधी खानदान या कांग्रेस पार्टी के लोगों से संवैधानिक संस्थाएं पूछताछ नहीं कर सकती। अब इसको ये जो लोग विषय बना रहे हैं, वास्तव में वो ईडी पे दबाव बनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी से किसी प्रकार की पूछताछ ना हो, और अगर उन्होंने गलत भी किया है तो उन पर कार्रवाई ना हो। लेकिन कांग्रेस के दबाव से देश नहीं चलता, देश न्यायपालिका और संविधान से चलता है। राहुल गांधी जी से अभी सिर्फ पूछताछ ही हुई है। इस पूछताछ से ही ये लोग इतना डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। इस डर का कारण क्या मानते, क्या अंदरूनी बात हो सकती है? राहुल गांधी सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, इसलिए उन्होंने ईडी को भी कहा, जो कभी किसी नेता को कहते हुए हमने नहीं सुना, कि जो पूछना है आप एक दिन में पूछ लीजिए। एक एक्यूज्ड, एक आरोपी क्या किसी संस्था को बता सकता है कि उसे क्या करना है? ईडी को क्या राहुल गांधी जी बताएंगे कि ईडी को क्या करना है? तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो निश्चित रूप पे ये बात प्रमाणित हो गई कि वो सवालों से बचना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दे दिया कि अगर आप मुझसे ज़्यादा दिन पूछेंगे तो बाहर जो माहौल है वो ख़राब होगा। तो ये ईडी पे दबाव बनाने की कोशिश है और संवैधानिक संस्थाओं में उनके कार्यों में ये बाधा डालने का प्रयास है, और वास्तव में इसी को लोकतंत्र की हत्या कहा जा सकता है। अभी सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ होने वाली है, बची हुई है। क्या मानते हैं कि आगे कुछ और बड़ा कुछ होने वाला है? देखिए, ये तो ईडी तय करेगी, यहाँ पर मैं तय नहीं कर सकते। ईडी को जो भी एविडेंस मिलेंगे वो माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत करती है, और न्यायालय के इंस्ट्रक्शन के बाद सारे काम होंगे। यहाँ संविधान में जो लिखित प्रक्रिया है उसी का पालन होगा, उसके बाहर कोई भी काम देश में नहीं होने वाला है। जनता एक तरफ से महंगाई से त्रस्त है, आम जनता परेशान है, इधर राजनीति चल रही है। ईडी के अगर देखा जाए, इधर राजनीति चल रही है, चाहे महाराष्ट्र का घमासान हो चाहे दिल्ली का हो। तो क्या मानते हैं महंगाई को लेकर किस प्रकार देखते हैं? दूसरी तरफ
आम जनता परेशान है महंगाई को लेकर। मुझे लगता है विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने 6 महीनों में 40 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी को कम किया है, और प्रति वर्ष सरकार को इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मोदी सरकार ने हमेशा महंगाई के खिलाफ एक जंग लड़ी है, और आप देखेंगे कि 2014 से 2021 तक औसत महंगाई की जो दर रही वो 5 से 6% रही, जबकि यूपीए के शासन में ये 12% हुआ करती थी। आधा महंगाई दर रखा है मोदी जी ने, और कई चुनौतियां आने के बावजूद। लेकिन एक बार कोरोना आया, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्रूड ऑयल के रेट बढ़े, इसके कारण कुछ बातें डिस्टर्ब हुई जरूर हैं, लेकिन मोदी सरकार सक्षम है। जब से ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल में घटी है, उससे महंगाई दर थोड़ी काबू में आई है, और भी जो उपाय करने हैं वो मोदी सरकार कर रही है, और बहुत ही जल्दी आपको दिखेगा कि महंगाई दर फिर से काबू में आ गई है। 2023 चुनाव को लेकर किस प्रकार की भाजपा तैयारी बना कर रखी है? क्या एक बार भाजपा फिर आती दिख रही है? निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति बहुत रोष है जनता में भी और कांग्रेस के लोगों में भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक आपस में लड़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी जनता ने दी कांग्रेस को, लेकिन ये लोग तो दिल्ली में रहते हैं, चुनाव प्रचार पे रहते हैं, राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ के विषयों पर तो कोई विधायक बात करता नहीं। खुद इनका सर्वे आया, उसमें 34 विधायकों का परफॉर्मेंस खराब हुआ। अभी टी.एस. सिंहदेव जी अभी तक आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, क्या पता वो भी कल पार्टी छोड़ने का निर्णय लें। तो कांग्रेस न संगठन संभाल पा रही है और न सरकार चला पा रही है, और जनता ऐसे लोगों को फिर से चुनती नहीं है। आखिर भाजपा दमदारी से अपना बात क्यों नहीं रख पा रही? क्योंकि अगर देखा जाए महंगाई को भी लेकर, एक ही और भी विपक्ष को लेकर कुछ इस प्रकार का माहौल नहीं दिख रहा है भाजपा का कि जो विपक्ष को घेर सके। नहीं, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें, हम अपनी तरफ से विधानसभा से लेकर के सड़क पर, सदन में, हम हर जगह जनता के विषयों को उठा रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं से विपक्ष की आवाज़ को और ऐसे लोग जो आंदोलन करना चाहते हैं उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। इसलिए तो ये नया कानून ले आए। इन्होंने कहा कि आप रायपुर में धरना ही नहीं दे सकते, आपको 26 किलोमीटर दूर नई राजधानी में जाना होगा। तो ये हम जो आंदोलन कर रहे थे उसी के डर के स्वरूप ये नियम इनको लाना पड़ा है। इससे साबित हुआ है कि विपक्ष अपने काम को करने में सफल हुआ है, और जो बचा हुआ कार्यकाल है सरकार का, उसमें भी हम इनको चैन की सांस लेने नहीं देंगे। जब तक ये वादे पूरे नहीं करते हैं, जनता की समस्याएं दूर नहीं करते हैं, विपक्ष सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ता रहेगा। कल सीएम पहुंचे हैं रायपुर, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाजपा ने ईडी को खरीद कर रख लिया है, जैसी भाजपा बोलेगी वैसे सिर्फ ईडी और सीबीआई करेगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा बिना तथ्यों की बात करती है, और ऐसा एक साधारण भाषा में लोग कहने लगे हैं कि ये लोग लंबी लंबी फेंकते हैं। अब मैं कहूँगा कुछ भी कि मुझे सुरक्षा एजेंसियां छत्तीसगढ़ की परेशान कर रही हैं, तो मुझे तो कोई तथ्य देना पड़ेगा ना उसके लिए। अब ईडी को खरीद लिया ये बोलने से नहीं होता। आपके पास प्रमाण क्या है? आप न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? आप राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हैं? क्योंकि न्यायालय तो आपके प्रूफ को इकट्ठा कर सकता है और उस पर आपको फैसला देके जनता को ये बता सकता है कि आप सही थे या गलत। तो ये लोग न्यायालय जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ इनकी पोल खुल जाती है। राहुल गांधी को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। ये केवल इसको राजनीतिक विषय बनाकर राहुल गांधी की जो करियर है, जो डूब रही है, जो कांग्रेस एक डूबती नाव हो गई है, उसको बचाने का एक असफल प्रयास है, और इससे जनता और उल्टा इनसे दूर हो रही है। जनता ये कहने लगी है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे हैं, और राहुल गांधी से पूछताछ ही तो हो रही है। तो राहुल गांधी कोई राजा तो नहीं है कि उनसे पूछताछ नहीं हो सकती। लास्ट सवाल, ओपी चौधरी को लेकर किस प्रकार का मानते हैं? क्योंकि कोरबा में कोयला चोरी वाला वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ओपी चौधरी जी के पहले भी कई ऐसे हमारे नेता रहे जो एक सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, और ये सरकार डॉक्टर रमन सिंह पे, संबित पात्रा पे, विजय शर्मा पे, ओपी जी पे और कई लोगों पे इन्होंने एफआईआर की हैं। जो व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है तो इनको लगता है डर, इसीलिए ये पुलिस को आगे करते हैं, एफआईआर करते हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबते नहीं हैं और वो हमेशा जनता के साथ खड़े होते हैं। हम ऐसी पार्टी हैं जो हमने 2 सीटों से चालू किया अपना काम,
और ओपी चौधरी जी पर ये एफआईआर करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जनता की नाराजगी जरूर इनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ओपी जी जो हैं उन्होंने जनहित में इस विषय को लिया था और जो वीडियो उन्होंने डाला था वो उससे पहले पब्लिक डोमेन में मौजूद था। तो कांग्रेस को अगर कार्रवाई करनी है तो उस व्यक्ति पर करे ना जो सबसे पहले इस वीडियो को लेकर के आया, और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ऐसे विषयों पर कमेटी बनाकर जांच करानी चाहिए, न कि एफआईआर करना चाहिए। धन्यवाद अमित जी, NBTV 24 में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।